हेलो नमस्ते, मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस वाले सेशन में हम अपनी करंट अफेयर और जीएस को देख रहे हैं। देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, ये बोलता है अप्रैल 2025 में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण सीजेडए ने भारत के किस शहर में पहले हिरण पार्क को मंजूरी दी है? तो ये है नोएडा। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। नोएडा कहां पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश के अंदर। कौन से जिले में आता है? ये गौतम बुद्ध नगर के अंदर आता है। गौतम बुद्ध नगर जिले के अंदर है। अब यहां जब आप जाओगे सेक्टर 91 में नोएडा के अंदर, आपको एक बायोडाइवर्सिटी पार्क पड़ेगा। ठीक है भाई, ये आपको क्या पड़ेगा? एक पार्क। और उसी पार्क के अंदर तकरीबन 30 एकड़ में ये बनाया जाएगा। और इसमें 10 प्रजाति हिरण की, ओके भाई, हिरण की 10 प्रजाति इसमें छोड़ी जाएंगी। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाले बच्चे बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर, शाबाश। अच्छा, अगर आपसे यूं पूछे कि ये जो सीजेडए है इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी जो स्थापना हुई है ये 1992 में हुई है। और ये किस लिए हुई है इसकी स्थापना? ताकि ये चिड़ियाघर की, हमारे देश के अंदर जो चिड़ियाघर है ना, उन चिड़ियाघर की देख रेख कर सके। ओके भाई, ध्यान रखोगे, उनकी देख रेख कर सके। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है मोहेंजोदारो नगर नियोजन में निम्नलिखित में से किस प्रकार के पैटर्न का पालन किया गया था? ओके देखो, हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ना, जब भी इसमें अलग अलग शहर मिलते थे, चाहे हड़प्पा वाला शहर मिलो, चाहे मोहेंजोदारो वाला मिले, चन्हुदाड़ो का मिले, लोथल का मिले, उसमें खास बात थी कि वो जो थे ग्रिड पद्धति पर आधारित थे, यानी कि जाल पद्धति पर ये आधारित शहर थे। जैसे चेस बोर्ड होता है ना, शतरंज का बोर्ड होता है, ऐसे बसे हुए थे। सड़कें समकोण पर काटती थी एक दूसरे को। ओके भाई, ध्यान रखोगे, कहां पर? समकोण पर सड़कें काटती थी। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? वो हो जाएगा जाल पद्धति पर, ग्रिड पद्धति पर आधारित थे। तो हमारा राइट आंसर है ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक। ये जो आप देख रहे हैं मोहेंजोदारो, कहां पर पड़ता है? पाकिस्तान में। 1922 में इसकी खोज हुई है। किसने करी है? राखलदास बनर्जी ने करी है। ध्यान रखोगे, किसने? राखलदास बनर्जी ने करी है इसकी खोज। ठीक है, ये आपको पाकिस्तान के सिंध प्रांत में देखने को मिल जाएगा। और वहां पर सिंधु नदी के किनारे है। ओके भाई, ध्यान रखोगे, कौन सी? सिंधु नदी के किनारे आपको देखने को मिल जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। यहां से आपको कांसे की नर्तकी की प्रतिमा भी आपको देखने को मिली है ना? ये भी आप ध्यान रखो, किसकी? कांसे की, है ना भाई, नर्तकी की यहां से आपको मूर्ति देखने को मिली है। यहां से एक बड़ा सा स्नानगार मिला है, बड़ा सा स्विमिंग पूल भी मिला है। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स KIPG 2025 का आयोजन किन स्थानों पर किया गया था? ओके देखो, अगर हम देखें खेलो इंडिया पैरा गेम्स, ये पैरा खिलाड़ियों के हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ये खेलो इंडिया स्कूल गेम्स नहीं है, ये ध्यान रखोगे पैरा खिलाड़ियों के गेम्स है। और ये 2023 में पहली बार हुए थे, 10 से 17 दिसंबर के बीच में। तो पहला एडिशन हो गया, उसमें 105 हरियाणा लेकर आया था पदक। ओके, अब जो इसका दूसरा संस्करण है वो 20 से लेकर 27 मार्च के बीच में हुआ है। और ये 2025 में हुआ है इसका सेकंड एडिशन। और ये दिल्ली के अंदर करवाया गया है, दिल्ली के अंदर। इसमें भी हरियाणा जो है टॉप पर रहा है, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, हरियाणा टॉप पर रहा। हरियाणा 104 पदक लेकर आया है यहां पर। और 74 लेकर आया है तमिलनाडु, 64 लेकर आया है यूपी। तो ध्यान रखोगे, पहले पर कौन है? हरियाणा। अच्छा, अब ये कहां कहां हुआ? ये हुआ जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम और डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में। तो हमारा राइट आंसर ये इन 3 जगह पर ये हुआ है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है सर इसमें से कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस केंद्रीय मंत्री को कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया? देखो, अभी जुलाई की बात है, जुलाई 2025 में उड़ीसा के, है ना, उड़ीसा के कटक के अंदर यह पुरस्कार दिया गया। किसको दिया? हमारी 15वें नंबर की जो ये राष्ट्रपति है ना, द्रौपदी मुर्मू जी, उड़ीसा से ही बिलोंग करती हैं और संथाल जनजाति से आती हैं। तो इन्होंने किसको दिया? ये धर्मेंद्र प्रधान को दिया ये पुरस्कार। ठीक है, अच्छा, ये पुरस्कार हर साल दिया जाता है। ओके भाई, हर साल दिया जाता है, प्रति वर्ष दिया जाता है। यानी कि किस लिए? जो ध्यान रखोगे साहित्य में योगदान देता है, जो शिक्षा में, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे शिक्षा में, जो ध्यान रखोगे संस्कृति में, ये भी चीज आप ध्यान रखना,
संस्कृति में योगदान देता है, या फिर सार्वजनिक, ठीक है भाई ध्यान रखोगे, सार्वजनिक सेवा में योगदान देता है, उसको यह पुरस्कार मिलता है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। तो किसको मिला है? धर्मेंद्र प्रधान को मिला है, ऐसे आप ध्यान रखोगे। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में संदर्भित किया गया? जरा बताओ। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हम लगाएंगे क्या इसमें से मौलिक अधिकार इज द राइट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। भारतीय संविधान की अंतरात्मा, अगर हम देखें कि जी डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने, है ना, संविधान की आत्मा किसको कहा है, तो आप बोलोगे आर्टिकल 32 को। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, है ना, किसकी? संविधान की आत्मा। ये भी आप ध्यान रखोगे, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने बोला है। ठीक है, आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। नारकोडम द्वीप आपको कहां पर स्थित लगता है? तो चलो भाई अंडमान निकोबार चलते हैं। देखो हम जाते हैं, ये हमारा भारत हो गया, नीचे का हिस्सा भारत का, भारत के इस दिशा में, साउथ ईस्ट दिशा में, यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा में भारत, अंडमान और निकोबार, ये हमारे क्या है यहां पर? अंडमान। ये क्या है हमारे यहां पर? निकोबार। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अगर हम देखें, जो हमारे अंडमान निकोबार है वो 572 द्वीप है। ठीक है, लेकिन अगर हम इनके साथ टापू को भी मिला लेंगे तो टोटल ये द्वीप और टापू लगा के 836 हो जाएंगे। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। हम द्वीप और टापू अगर सबको लगाएं तो 836 यहां पर ये देखने को मिलते हैं। ओके, अब बात ऐसी है, इन अंडमान में जो मुख्य मुख्य अंडमान है, एक तो है नॉर्थ अंडमान यानी उत्तरी अंडमान, एक है यहां पर मिडिल अंडमान, एक है यहां पर साउथ अंडमान, एक है यहां पर लिटिल अंडमान। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। ये आप ध्यान रखोगे, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान यानी कि साउथ अंडमान, और लिटिल अंडमान। ओके, फिर आपको यहां पर देखने को मिलेगा कार निकोबार, फिर आपको देखने को मिलेगा छोटा निकोबार यानी कि लिटिल निकोबार, फिर आपको मिलेगा ग्रेट निकोबार। तो अंडमान में मुख्य ये द्वीप है और निकोबार में मुख्य ये द्वीप है। वैसे यहां पर 572 द्वीप है और टोटल अगर टापू को भी लगा दोगे तो 836 संख्या चली जाएगी, लेकिन मुख्य मुख्य ये है। उत्तरी अंडमान के ऊपर एक आपको यहां पर एक लैंडफॉल द्वीप भी देखने को मिलेगा, ये बिल्कुल म्यांमार के कोको द्वीप के पास है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और म्यांमार के कोको द्वीप और हमारे लैंडफॉल द्वीप के बीच में कोको जल संधि भी है। तो ये कह सकते हैं कि म्यांमार और भारत के बीच में कोको जल संधि भी है, क्योंकि ये हमारे भारत का हिस्सा है लैंडफॉल द्वीप ये वाला, और ऊपर वो म्यांमार का हिस्सा है। तो ध्यान रखोगे, तो हम कह सकते हैं कि सर इन दोनों के बीच में कोको जल संधि है। अच्छा, अब इसमें आप देख रहे हैं नॉर्थ अंडमान। नॉर्थ अंडमान के पूर्व में आपको नारकोडम क्या देखने को मिल जाएगा? द्वीप देखने को मिल जाएगा। ये जो नारकोडम द्वीप है ना, एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। कैसा है? सुषुप्त ज्वालामुखी। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, एक्टिव यानी कि सक्रिय, डोरमेंट यानी कि सुषुप्त, मृत यानी कि डेड। एक्टिव जो फटते रहते हैं, लावा निकलता रहता है, सुषुप्त जो कभी कभी फटते हैं, डेड जो कभी नहीं फटते। तो ये दूसरे नंबर का है, यानी कि सुषुप्त है, कभी कभी फटता है। तो ध्यान रखोगे ये कहां पर मिलेगा? यहां। और यहां कौन सा सागर है इसके इर्द गिर्द? आपको मिल जाएगा यहां अंडमान सागर। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, अंडमान सागर। मिडिल अंडमान के भी पूर्व में आपको एक द्वीप मिलता है, वो है बैरन द्वीप, उसके ऊपर है बैरन ज्वालामुखी। वो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है हमारे देश का, एक्टिव वॉल्केनो है। ओके, ऐसे ध्यान रखोगे। ये जो साउथ अंडमान आप देख रहे हैं, साउथ अंडमान पर श्री विजयपुरम पूरे अंडमान निकोबार की राजधानी यहां पर बसी हुई है, और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन अगर इनमें से किसी आइलैंड पर रहती है तो साउथ अंडमान पर ही रहती है, जहां राजधानी है श्री विजयपुरम। ठीक है, और ये जो मिडिल अंडमान है ना, मिडिल अंडमान अभी देखा था हमने, ये सबसे बड़ा द्वीप है पूरे अंडमान निकोबार का। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। और सबसे दक्षिण में कौन सा है? यहां पर ग्रेट निकोबार। यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? इंदिरा पॉइंट या फिर पिग्मेलियन पॉइंट देखने को मिलता है, जो हमारे भारत का बिल्कुल दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, अच्छा एक और बात ध्यान रखोगे, ये जो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान है, इन दोनों के बीच में डंकन दर्रा है, ये भी आप ध्यान रखना। कौन सी? डंकन दर्रा, क्योंकि ये पानी में डूबे हुए पर्वत हैं और पर्वतों के बीच में दर्राएं मिल जाती हैं हमें। ठीक है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक। वो कहां मिलेगी? उत्तरी अंडमान पर। इसकी दूसरी ऊंची चोटी है माउंट थ्रिलर, वो कहां मिलती है? ग्रेट निकोबार पर। ओके, यहां पर शैंपेन, जारवा, सेंटनलीज जैसी आपको जनजाति देखने को मिल जाएंगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित गुप्त सम्राटों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी? तो वो किसने भाई? विक्रमादित्य चंद्रगुप्त सेकंड। देखो अगर हम देखें गुप्त वंश को, तो सबसे पहली इसकी जो नींव रखी है वो श्री गुप्त ने रखी है, उसके पास महाराज की उपाधि थी। उसके बाद कौन? घटोत्कच गद्दी पे बैठा,
उसके बाद चंद्रगुप्त फर्स्ट गद्दी पे बैठा, और ये जो चंद्रगुप्त फर्स्ट है, ध्यान रखना, इसने गुप्त संवत चलाया था, यानी कि गुप्त कैलेंडर शुरू किया था 319 ईस्वी में, और इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह भी किया था। किससे? कुमार देवी से विवाह भी किया था। ओके, और इसने, ध्यान रखोगे, स्वर्ण सिक्के भी चलाए थे, स्वर्ण मुद्रा के सिक्के इसने चलाए थे, ये भी आप ध्यान रखना। सोने के सिक्के गुप्त काल में इसने पहली बार चलाए, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। फिर उसका बेटा कौन हुआ? समुद्रगुप्त हुआ, और समुद्रगुप्त को आप जानते हैं ही कि इसको विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन बोला है, और इसका दरबारी कवि हरिसेन था, और इसने प्रयागराज प्रशस्ति लिखवाया था संस्कृत भाषा में अपने दरबारी कवि हरिसेन से। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ, धनुर्धारी प्रकार के इसने सिक्के चलवाए थे समुद्रगुप्त ने, और खुद वीणा का प्रेमी था। इसका बेटा कौन था? ये था, है ना, चंद्रगुप्त सेकंड, जो 375 से 415 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। ओके, क्लियर हो जाएगा। और इसने किसको हरा दिया था? शकों को हरा दिया, शकों को हराया। तो इसने शकारी की भी उपाधि धारण करी थी। कौन सी? शकारी की उपाधि भी धारण करी, और विक्रमादित्य की भी। ओके भाई, ध्यान रखोगे, इसके पास उपाधि थी। इसके समय पर फाहियान आया था। फाहियान कहां से आया था? चाइना से आया था, ये भी आप ध्यान रखोगे। इसने राजधानी, पाटलिपुत्र तो इनकी थी, इसने उज्जैन को भी राजधानी बना लिया था। तो इसकी 2 राजधानी थी चंद्रगुप्त सेकंड की। उसके बाद कुमारगुप्त बैठा गद्दी पे, और कुमारगुप्त ने क्या बनवाया? नालंदा विश्वविद्यालय, जिसको ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बोला जाता है। उसके बाद समुद्रगुप्त बैठा, ठीक है भाई, सॉरी, कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त बैठा, और स्कंदगुप्त ने क्या काम करा कि उसने हूणों को हरा दिया। ये बात कहां से हमें पता चलती है? जूनागढ़ अभिलेख गुजरात से पता चलती है। ठीक है, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। आज नेक्स्ट पर, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस अफ्रीकी देश की जुलाई 2025 में ट्रोकोमा मुक्त घोषित कर दिया? ये ट्रोकोमा क्या होता है? अंधेपन का कारण बनता है। ये क्या होता है? अगर हम देखें, ये अंधेपन का कारण बनता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखोगे, अंधेपन का कारण बनता है ट्रोकोमा। तो क्या हुआ? ये जो देश है ना, सेनेगल देश हो गया है अभी ट्रोकोमा से मुक्त। ठीक है भाई, और ये WHO ने कर दिया है, बोल दिया कि भाई अब आपके यहां पर नहीं है। सेनेगल कहां पर है ये देश? ये देश मिलेगा यहां पर, अफ्रीका महाद्वीप पर पश्चिम में है। ये जो सेनेगल देश है, यहां पर लगभग 1.8 करोड़ जनसंख्या है, और 1980 के दशक में ये देश इस ट्रोकोमा से ग्रस्त होने लगा। 1998 में इन्होंने WHO से हाथ मिलाया, और WHO ने यहां पर लड़ाई लड़नी शुरू करी ट्रोकोमा के खिलाफ। ठीक है, अब ये देश जो है अफ्रीका महाद्वीप का 9वां ऐसा देश बन गया है जो ट्रोकोमा से मुक्त हो गया है, और दुनिया का 25वां देश बन गया है। ध्यान रखोगे, दुनिया का 25वां देश बन गया है। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, अफ्रीका का 9वां देश बन गया है अफ्रीका महाद्वीप का। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। घेब्रेयस कौन है? WHO के निदेशक है, ये बात ध्यान रखोगे, है ना। इसके जो निदेशक है, जो हेड है, वो कौन है? वो है घेब्रेयस, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। घेब्रेयस। WHO कब बना है? ये 7 अप्रैल को बना था, 1948 में बना है। क्लियर हो जाएगा। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है सर बैड मैप 3 ये आपको किससे संबंधित लगेगा? क्या ये आपको ब्लैक होल से है, या फिर आप लगाओगे इसमें से AI टूल से है, या फिर आप लगाओगे इसमें से गहरे समुद्र में खनन से है, अंटार्कटिका से है? बैड मैप 3 का मतलब क्या है? ये है अंटार्कटिका से संबंधित। देखो, अंटार्कटिका महाद्वीप कहां पर पड़ता है? ये है हमारा साउथ पोल की तरफ, दक्षिणी ध्रुव की तरफ। ठीक है भाई, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये दक्षिणी ध्रुव की तरफ पड़ता है अंटार्कटिका महाद्वीप। दुनिया का 5वां बड़ा महाद्वीप है, 5वां बड़ा महाद्वीप है, और सदा बर्फ से ढका रहता है। इससे बर्फ से ढका रहता, ये भी आप ध्यान रखोगे, बर्फ से ढका रहता है सदा। अच्छा, ये क्या था? अगर आप देखो ना, ये क्या है? बैड मैप 3 का मतलब क्या है? बैड मैप 3 अब तक का सबसे सही, वहां पर इसकी परत का आकलन करने वाला मैप है ये बैड मैप। ठीक है, ध्यान रखोगे। यानी कि बैड मैप 3 क्या है? अंटार्कटिका की पहली बार इसने परत दिखाई है कि कितनी परत है, कितनी बर्फ की चादर है यहां पर। ठीक है, कितनी पिघल गई है, ये सारी चीजें इसमें दिखाई गई हैं बैड मैप 3 में। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। भारतीय निर्वाचन आयोग ECI ने किन 2 कलाकारों को बिहार के लिए, है ना, स्वीप यानी कि सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्ट्रल पार्टिसिपेशन आइकन नियुक्त किया है? जरा बताओ क्या लगाओगे? ये अक्षय कुमार और विजय प्रकाश? नो। क्या आप लगाओगे? नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा? यस, हमारा राइट आंसर है।
नीतू चंद्रा, आपने कई बॉलीवुड फिल्मों में इनको देखा होगा, हॉलीवुड फिल्म भी करती हैं। क्रांति प्रकाश झा, इन्होंने भी कई फिल्मों में काम किया है, ठीक है भाई। अच्छा, तो इनको जो है घोषित किया गया है आने वाले चुनाव के लिए, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। अच्छा, हमारा राइट आंसर हो गया ये। इससे पहले अगर आप देखोगे 2023 में, है ना, जो मैथिली ठाकुर है, जो सिंगर है, उनको भी डिक्लेयर किया गया था चुनाव आइकन, ठीक है, बिहार के लिए, ये भी आप ध्यान रखोगे। तो हमारा राइट आंसर है। अभी क्या होगा कि आपको पता है बिहार में विधानसभा के चुनाव है। बिहार में 243 सीटों पर विधानसभा के चुनाव हैं। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? तो हमारा कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 51A इज द राइट आंसर। अच्छा, ये जो आर्टिकल 51A है, ये किस में आता है? डीपीएसपी में आता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में आता है ना, क्लियर हो जाएगा। इसमें बोला गया है कि हम अंतरराष्ट्रीय लेवल पर शांति फैलाने का काम करेंगे, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये डीपीएसपी आपको कहां पर देखने को मिलेगा? 36 से 51 आर्टिकल के बीच में देखने को मिलेंगे, और संविधान के भाग 4 में आपको देखने को मिलेंगे डीपीएसपी। ये राज्यों को प्राप्त होते हैं, ये ध्यान रखना। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछने लगूं डीपीएसपी हमने कहां से लिए? आयरलैंड से लिए हैं। आयरलैंड ने कहां से लिए हैं? आयरिश संविधान, है ना, मतलब आयरलैंड ने कहां से लिए? स्पेन से लिए हैं, याद रखोगे, स्पेन से, है ना। आयरलैंड के संविधान को क्या बोला जाता है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशनल बोला जाता है, याद रखोगे, ऐसे भी ध्यान रखोगे, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, और आयरिश वालों ने, मींस आयरलैंड वालों ने, ये स्पेन से लिए हैं, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं अमरावती स्तूप का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा करवाया गया था? हम किसकी बात कर रहे हैं? अमरावती स्तूप की बात कर रहे हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सातवाहन इज द राइट आंसर। देखो, अमरावती आंध्र प्रदेश में पड़ता है। वहां पर पहले जो बना था, वो पहले वाला बना था मौर्य काल में, ठीक है भाई, अशोक के समय पर बना था। लेकिन उसकी जगह फिर दूसरा स्तूप बनवाया गया सातवाहन काल में, और ये अपनी उत्कृष्ट, याद रखोगे, ये अपनी उत्कृष्ट, है ना भाई, कलाकृतियों के लिए जाना जाता है, ठीक है भाई, ये भी आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा। ये अपनी उत्कृष्ट कलाकृतियों के लिए जाना जाता है। ये जो अभी का स्तूप है, जो सातवाहन काल में बना है, यहां पर भी आपको 4 प्रवेश द्वार देखने को मिल जाएंगे, समझिए, जैसे सांची के स्तूप में आपको देखने को मिलते हैं, है ना भाई, 4 प्रवेश द्वार। और इन चारों प्रवेश द्वार को क्या बोला जाता है? तोरण बोला जाता है। और ये बाहर की जो आप देख रहे हैं, ये जो रेलिंग आपको दिख रही है, इसको क्या बोला जाता है? वेदिका, ये भी आप ध्यान रखोगे, वेदिका, ठीक है भाई। और जो अंदर आपको यहां पर ऐसे देखने को मिलेगी, इसको बोला जाता है मेधी, ये भी आप ध्यान रखोगे, मेधी। और फिर इसके अंदर आपको अंडाकार स्तूप देखने को मिलेगा। ये आपको क्या देखने को मिलेगा? डोम, यानी कि अंडाकार स्तूप, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, क्या बोलेंगे हम इसे? अंडाकार स्तूप बोलेंगे, ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, है ना। अच्छा, अगर हम देखें, हालांकि इस शेप को हम पूरे को स्तूप नहीं बोलते, इसको सिर्फ हम अंडाकार बोलते हैं। तो पूरा ये जो बनकर तैयार होगा वो स्तूप बनेगा, इन सब से मिलकर बना हुआ। इसके ऊपर यहां पर आपको ये क्या बोला जाता है? ये ध्यान रखोगे, इसके ऊपर यहां पर आपको हार्मिका देखने को मिलेगी। और हार्मिका कैसी होती है? ये चौकोर आपको देखने को मिलती है। इसके ऊपर आपको छत्र देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित जनजातीय विद्रोह में से कौन सा 1857 के विद्रोह के दौरान नहीं हुआ था? चलो देखते हैं भाई। अगर हम देखें 1857 के, भाई संबलपुर का विद्रोह, ये तो 1857 में ही हुआ है, ठीक है। उड़ीसा में पड़ता है संबलपुर, ये 1857 की क्रांति का ही हिस्सा है, संबलपुर का विद्रोह। ओके, संथाल विद्रोह ये 1855 से 1857 के बीच में हुआ है, छोटा नागपुर क्षेत्र में। ओके, लेकिन ये 1857 की क्रांति का हिस्सा नहीं था, लेकिन 1857 की क्रांति के समय पर जरूर था। ओके, अगर हम देखें बिरसा मुंडा विद्रोह, ये 1895 से लेकर 1900 के बीच का है, ठीक है भाई। भगवान बिरसा मुंडा इसके नायक थे। और ये जो नाई काडा आंदोलन है, ये 1860 के दशक में हुआ है, और ये नाई काडा जनजाति ने किया है। कहां पर किया है? मध्य प्रदेश प्लस गुजरात के क्षेत्र में। याद रखोगे, किसके खिलाफ? ये हिंदू सवर्णों के खिलाफ, ये भी आप ध्यान रखोगे, सवर्णों के खिलाफ किया था, ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा ऐसे। अब हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिरसा मुंडा विद्रोह, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। आप बोलोगे सर 1857 की क्रांति कब तक चली? भाई आपको पता है 10 मई 1857 को शुरू हो गई थी, 1859 में जाके पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं उसके पास ये भी आप लगा सकते हो 1860 के दशक में
लेकिन जो बिल्कुल बहुत दूर है वो दूर है बिरसा मुंडा विद्रोह। ये 1895 में शुरू हुआ, 1900 में। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है? बी। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्न में से कौन सा त्योहार मृतक से यीशु के पुनरुत्थान की याद दिलाता है? यानी कि ईसा मसीह का, पहले तो ये देखो कि उनका जन्म किस त्योहार के समय पर, उनके जन्म पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है? क्रिसमस मनाया जाता है भाई 25 दिसंबर को। उनकी मृत्यु पर कौन सा मनाया जाता है? गुड फ्राइडे मनाया जाता है। उनके पुनर्जन्म पर कौन सा मनाया जाता है? वो ईस्टर मनाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ईस्टर। बोलता है जगदीप धनखड़ ने संविधान के किस अनुच्छेद का संदर्भ देकर 21 जुलाई 2025 को इस्तीफा दे दिया? चलो देखते हैं भाई। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 67A इज द राइट आंसर। अच्छा, अगर हम आर्टिकल 63 की बात करें, इसमें क्या है 63 में? इसमें हो जाएगा कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये भी आप ध्यान रखोगे, उपराष्ट्रपति होगा। और आर्टिकल 64 में क्या है कि वो राज्यसभा का सभापति होगा। राज्यसभा का सभापति होगा, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, सभापति होगा। आर्टिकल 65 में क्या है कि जिस समय राष्ट्रपति का पद रिक्त रहेगा उस समय ये राष्ट्रपति के पद पर बैठेगा। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। तो आप क्या लिखोगे? जिस समय, है ना भाई, जिस समय राष्ट्रपति, याद रखोगे, राष्ट्रपति का पद रिक्त रहेगा। ओके भाई, ध्यान रखोगे, रिक्त रहेगा। ये उस समय कहां पर बैठेगा? राष्ट्रपति के पद पर बैठेगा। यही सारे कार्य को संभालेगा राष्ट्रपति के ओहदे से। ठीक है भाई, ये भी आप ध्यान रखोगे। 66 में क्या है भाई? इसके चुनाव की बात है। इसके चुनाव की बात है, ये भी आप ध्यान रखोगे। अब इसके जो चुनाव की बात है 66 में, उसमें कौन कौन शामिल है अगर हम देखें, है ना भाई? अगर आप देखोगे चुनाव में आप जाओगे लोकसभा, और लोकसभा से निर्वाचित भी सदस्य उठा लीजिए और मनोनीत भी उठा लीजिए। अब मनोनीत होते ही नहीं है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। तो आप बोलोगे लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी कि सभी सदस्य लोकसभा के। आप राज्यसभा जाइए और राज्यसभा के अंदर आप क्या लेकर आओगे? निर्वाचित भी और मनोनीत सदस्य भी। निर्वाचित भी और मनोनीत सदस्य भी। तो मैं ये कह सकता हूं कि संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य इसके चुनाव में हिस्सा लेते हैं। ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो हमारा राइट आंसर कौन सा? इसने जो इस्तीफा दिया, देखो इसकी पदावधि के बारे में, इसकी पदावधि कि ये गद्दी पर कितना बैठता है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे कि ये कितना बैठेगा गद्दी पे? 5 साल बैठेगा, है ना भाई, ध्यान रखोगे, 5 साल। तो उसी में लिखा हुआ है, 67 में ये बात लिखी हुई है कि ये 5 साल गद्दी पर बैठता है, और 67A में ये बात लिखी हुई है इसके इस्तीफे की। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भाला फेंक खेल में महिलाओं के लिए प्रयुक्त होने वाले भाले का वजन कितना है? ठीक है, हम किसके लिए? महिलाओं के लिए देख रहे हैं। महिलाओं के लिए 600 ग्राम होता है वजन, और लंबाई होती है 2.2 से लेकर 2.3, ध्यान रखोगे, मीटर। ये होती है महिलाओं के लिए भाले की लंबाई और वजन। पुरुष के लिए जो होता है वजन वो होता है इतना 800 ग्राम, और जो उनके लिए लंबाई होती है भाले की वो होता है 2.6 से लेकर 2.7। ठीक है भाई, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। भारतीय मूल की अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने जुलाई 2025 में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर पद से इस्तीफा देने की घोषणा करी है? जरा बताओ। तो वो हो जाएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है भाई, तो आईएमएफ। देखो क्या होता है, आईएमएफ जो है, आईएमएफ की स्थापना 1944 को हो गई। ओके भाई, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन डीसी में है, जो यूएसए की राजधानी है। तो ऐसा है, अभी इसकी जो आईएमएफ की हेड है ना भाई, अगर आप देखोगे वो कौन है? क्रिस्टलीना जॉर्जियावा। क्रिस्टलीना जॉर्जियावा हो जाएंगी, ये याद रखोगे, जॉर्जियावा। लेकिन ये तो हो गई भाई, ध्यान रखोगे, एमडी, है ना। लेकिन अगर हम देखें डिप्टी एमडी, डिप्टी एमडी कौन? वो हो जाएंगी गीता गोपीनाथ। लेकिन अब गीता गोपीनाथ ने इस्तीफा दे दिया और बोला कि बस मैं, ध्यान रखोगे, अगस्त 2025 तक ही गद्दी पर बैठूंगी। उसके बाद में 1 सितंबर से कहां चली जाऊंगी? मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चले जाऊंगी पढ़ाने के लिए। ठीक है भाई, अर्थशास्त्र मुझे पढ़ाना है। ओके, ये जो मुझे, यानी कि वापस से उसी एजुकेशन वाले, है ना, एजुकेशन वाली चीजों में लौटना है, उसी प्रोफेशन में जाना है। हार्वर्ड कहां है? ये मिलेगा आपको यूएसए। जाओगे, यूएसए में एक राज्य है, ध्यान रखोगे,
ये है मैसाचुसेट्स, ध्यान रखोगे, ये आपको देखने को मिलेगा मैसाचुसेट्स, ये आपको वहां पर राज्य मिलेगा। उसके अंदर आपको एक शहर मिलेगा कैम्ब्रिज, ठीक है भाई, कैम्ब्रिज शहर के अंदर आपको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, उसमें पढ़ाएंगी, ठीक है, 1 सितंबर से। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर, कौन? गीता गोपीनाथ पढ़ाएंगी, ठीक है भाई। बोलते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य में मुगल सम्राट अकबर की मृत्यु हुई, ठीक है भाई, मतलब किस वर्ष में हुई है जरा बताइए, किस वर्ष में मुगल सम्राट अकबर की मृत्यु हुई? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1605। अकबर का जो जन्म है वो 1542 में हुआ था, हुमायूं का बेटा था, और 1556 में ये गद्दी पर बैठ गया, और 1605 में इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ये मृत्यु हो गई। तो हमारा राइट आंसर है, अकबर की जो राजधानी रही थी वो आगरा भी रही, फतेहपुर सीकरी भी रही, है ना भाई, ध्यान रखोगे, वो इसमें से फिर लाहौर भी रही और काबुल भी रही, ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई। तो इसकी ये राजधानियां रही थी, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। अकबर के ऊपर अगर आप देखोगे अकबरनामा लिखा हुआ है, अकबरनामा जो 3 भागों में डिवाइड है, और ये किसने लिखा है? अबुल फजल ने लिखा है, अबुल फजल ने लिखा है, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, अबुल फजल ने लिखा। इसमें पहले भाग में तो अकबर के पूर्वजों के बारे में है, दूसरे भाग में अकबर के 46 वर्ष तक के शासन के बारे में है, और इसका तीसरा भाग बोला जाता है आईने अकबरी, याद रखोगे, आईन ए अकबरी बोला जाता है इसका तीसरा भाग अकबरनामा का। और आईने अकबरी खुद 5 भाग में डिवाइड कर रखा है आगे, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर, बोलता है भारतीय बैडमिंटन टीम ने किस वर्ष थॉमस कप टूर्नामेंट जीतकर इतिहास रचा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2022। ये जो थॉमस कप है ये किससे जुड़ा हुआ है? बैडमिंटन से। कब शुरू हुआ? पहली बात तो पुरुषों के बैडमिंटन से है, और ये कब शुरू हुआ? ये जो शुरू हुआ है ना, अगर आपसे पूछा जाए तो ये शुरू हुआ है 1949 में, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2022 वाला ये भारत ने जीत लिया, ठीक है भाई, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। और 2024 वाला ये चाइना ने जीत लिया। हर 2 साल में होता है, ऐसे ही महिलाओं के लिए होता है। 1956-57 में शुरू हुआ उबर कप, ठीक है भाई, महिलाओं के बैडमिंटन से वो जुड़ा हुआ है, ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर, बोलता है देश का पहला राज्य कौन बना जिसके सभी मतदान केंद्रों पर 1200 से कम मतदाता सुनिश्चित किए गए हैं? जरा बताओ क्या लगाओगे? गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये कौन सा हो जाएगा? तो सर अगर हम देखें, देखो ये यू बोला है, ऐसा बोला चुनाव आयोग ने, ये बात बोली चुनाव आयोग ने कि भैया केवल 1200 से नीचे ही लोगों को बुलाएंगे एक मतदान केंद्र पे, चाहे हमें एक्स्ट्रा क्यों ना बनाने पड़े मतदान केंद्र, ठीक है, बनाए, ठीक है भाई, ध्यान रखो, एक्स्ट्रा बनाए, 12,817 नए बनाए, समझ गए, इससे 90,000 से ऊपर पहुंच गई है, 90,000 से ऊपर पहुंच गई है मतदान केंद्रों की संख्या, बोले और बनाओ, ठीक है भाई। तो हमारा राइट आंसर क्या है? बिहार के अंदर, ठीक है भाई, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर, ताकि कोई लाइन में ज्यादा ना लगे, फटाफट वोट डाले और निकल जाए, इस वजह से सुविधा ज्यादा बेहतर होनी चाहिए। बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा घटक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का हिस्सा नहीं है? तो वो कौन सा नहीं है? ग्राफिक कार्ड्स नहीं है, ठीक है भाई, बाकी है, ध्यान रखोगे, रजिस्टर्स है, अर्थमेटिक है, कंट्रोल यूनिट है, ऐसे आप ध्यान रखोगे। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, जैसे कि माउस हम बोले, है ना भाई, ध्यान रखोगे, जैसे कि कीबोर्ड हम बोले, है ना भाई, ध्यान रखोगे, ये इनपुट डिवाइस का काम क्या है? इनपुट डिवाइस का काम है ना, सिस्टम को दिशा निर्देश देना, है ना, जब आप किधर को क्लिक करोगे तभी तो आगे को चलेगा, कुछ आप लिखोगे तभी तो, है ना, एंटर करोगे तभी तो आगे को चलेगा, ऐसे ध्यान रखना। और आउटपुट जो होते हैं वो, है ना, जो आउटपुट डिवाइस होते हैं वो है, वो रिसीवर, डेटा को रिसीव करते हैं तब आगे काम करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए प्रिंटर, भाई जब सिस्टम दिशा निर्देश देगा कि इस चीज को प्रिंट करिए तभी तो प्रिंट करेगा, है ना। या फिर आप उसके अलावा कोई स्पीकर देखो, स्पीकर में गाना बजा रहे हो आप साइड में, जब सिस्टम ने दिशा निर्देश भेजा तभी तो उसमें गाना बजा, ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर, बोलते हैं की जीत में भारत में दिल्ली सल्तनत की आधारशिला रख दी। किसकी जीत ने रख दी जरा बताओ? अरबों की, तुर्कों की, या फिर अफगानियों की, या फिर फारसियों की? देखो ऐसा हुआ भैया, तुर्कों की, ठीक है भाई, 1900, है ना, अगर हम देखें 1192 की बातें हैं, 1192 में पृथ्वीराज चौहान को तराइन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गौरी ने हरा दिया। तुर्क ही था मोहम्मद गौरी भी, उसका जो गुलाम था ऐबक वो भी तुर्क ही था।
तो ये तुर्की तो थे, ऐबक ने 1206 में दिल्ली सल्तनत की नींव रख दी, तो ये तुर्क मुसलमान थे। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। और इन्होंने गुलाम वंश की नींव रखी थी सबसे पहले, है ना भाई, दिल्ली सल्तनत के अंदर। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत की नींव गुलाम वंश से शुरू होती है। क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तुर्कों ने। देखो इसके बाद ये तो 1290 में गुलाम वंश का एंड हो गया, 1290 से 1320 खिलजी, वो भी तुर्क, है ना भाई। 1320 से 1414 तक तुगलक, वो भी तुर्क। फिर उसके बाद 1414 से 1451 तक सैयद, वो भी तुर्क। 1451 से लेकर और 1526 तक अफगानी बैठे थे, जो लोधी थे वो अफगानी मूल के थे, वो तुर्क नहीं थे आखिरी वाले। ठीक है, ध्यान रखोगे। तो दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश जो था लोधी वंश, वो अफगानी था, वो तुर्क नहीं थे। ठीक है भाई, वो तुर्क मुसलमान नहीं थे। बोलता है खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन है, वो हो जाएंगे खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, ध्यान रखोगे। इसको हम लाल कुर्ती संगठन भी बोलते हैं, लाल कुर्ती संगठन भी कह देते हैं, ये भी आप ध्यान रखोगे। इसको हम लाल कमीज संगठन भी बोल देते हैं, लाल कमीज संगठन भी हम बोल देते हैं, ऐसे आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। अच्छा, इनकी एक पत्रिका भी हुआ करती थी पख्तून के नाम से, ये भी आप ध्यान रखोगे। ये किस तरफ लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेजों से, उत्तर पश्चिम की ओर, यानी कि जहां आज पाकिस्तान है उस क्षेत्र में। आ जाओ नेक्स्ट पर। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कितने कार्यात्मक मद सूचीबद्ध हैं, तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, 29 है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। इतने विषय हैं, इतने विषय हैं। और ये जो आप देखते हो 11वीं अनुसूची, ये संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 से ऐड की गई है, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। इनसे ग्राम पंचायतों को कानूनी दर्जा दिया गया था इस अनुसूची के जरिए, इस संविधान संशोधन के जरिए, 73वें संविधान संशोधन 1992 से। जनवरी 2025 में लीबिया लोबो सरदेसाई को उनके ऐतिहासिक योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। भारतीय इतिहास में उनकी क्या भूमिकाएं थी, ओके, लीबिया लोबो सरदेसाई की। तो हमारा राइट आंसर है वे गोवा मुक्ति स्वतंत्रता संग्राम में क्या थी, कार्यरत थी। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अगर हम देखें टोटल इस बार कितने अवार्ड मिले पद्मा, वो मिले हैं 139। 113 को पद्मश्री मिले, 7 को पद्मा विभूषण मिले, 19 को पद्मा भूषण मिले, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, ये क्या है, पद्मा भूषण है, ये है विभूषण, ये भी आप ध्यान रखोगे, और ये है पद्माश्री। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ऐसे भी आप 23 महिलाओं को मिले, 10 विदेशियों को मिले और 13 मरणोपरांत को मिले। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। तेरेखोल और चापेरा, मापुसा, साल, जुवारी, ये सब नदियां कहां हैं, ये आपको गोवा के अंदर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और मंडोवी नदी कर्नाटक और गोवा में बहती है, और गोवा के अंदर मंडोवी नदी कौन सा वाटरफॉल बनाती है, वो बनाती है दूध सागर वाटरफॉल, जो कि एक बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है गोवा का। ठीक है भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। भारत आने वाले यात्रियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से पुर्तगाल से थे, ओके। निकोलो डी कांटी, ये तो इटालवी था, यानी कि इटली से था, ओके। इबन बतूता मोरक्को से था, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फ्रैंकोइस बर्नियर फ्रांस से था, ओके, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद दुआर्ते बारबोसा, ठीक है भाई, तो ये था, ध्यान रखोगे, कहां से, पुर्तगाल से। और ये भारत में कब से कब तक रहा था, लगभग हम कह सकते हैं कि 1500 से लेकर 1516 के बीच में रहा। और ये कृष्णदेव राय से भी मिला था। ठीक है भाई, ध्यान रखो, कृष्णदेव राय है ना, विजयनगर साम्राज्य में तुलुप वंश के 1509 से 1529 के बीच में शासक थे, तो ये इनसे भी मिला था। क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है मिनिकॉय और मालदीव के बीच के चैनल को क्या कहा जाता है। देखो, ये हमारा नीचे का भारत हो गया भाई, और इसमें आपको यहां पर क्या देखने को मिल जाएंगे, ये सब आपको यहां पर द्वीप देखने को मिल जाएंगे। कौन से, लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप का मिनिकॉय थोड़ा नीचे है। फिर यहां आपको मालदीव देखने को मिल जाएगा देश, तो ये क्या है, मालदीव है, ओके। ये आपको कौन सा देखने को मिलेगा, मिनिकॉय, जो कि हमारा ही है, किसका हिस्सा है, इस लक्षद्वीप का हिस्सा है, ओके भाई। अब ये देखो जरा कि भाई मालदीव और मिनिकॉय के बीच कितने डिग्री चैनल है, ये आपको देखने को मिलेगा 8 डिग्री चैनल। ऊपर को चलोगे तो डिग्रियां और बढ़ती चली जाएंगी। मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री। अब आपसे ये बोला है कि मिनिकॉय और मालदीव के बीच कितना है, तो मिनिकॉय और मालदीव के बीच आपको कितना देखने को मिलेगा, 8 डिग्री चैनल। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और ये मिनिकॉय किसका हिस्सा है, ये मिनिकॉय हिस्सा है लक्षद्वीप का ही। तो हम ये भी कह सकते हैं कि पूरे लक्षद्वीप और मालदीव के बीच 8 ही डिग्री चैनल है। ठीक है भाई, ऐसे भी आप कह सकते हो। आ जाओ नेक्स्ट पर।
निर्वाचित सदस्यों के दल बदल से रोकने के उद्देश्य से किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में दल परिवर्तन रोधी कानून पेश किया गया? तो हमारा राइट आंसर है 52वां संविधान संशोधन 1985 से। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, इससे किया गया। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। इंडियन नेवी के लिए बनाए गए एंटी सबमरीन वॉरफेयर में से आखिरी जहाज है ना भाई, ध्यान रखोगे, आखिरी जहाज को 21 जुलाई 2025 को लॉन्च किया गया। अब इसका नाम क्या है? देखो, हम क्या काम कर रहे थे इस योजना के तहत, एंटी सबमरीन वॉरफेयर योजना के तहत हमने 8 जहाज बनाए, उसमें से जो आखिरी वाला है वो अजय है। अभी इसको भी हमने लॉन्च कर दिया, पूरे हो गए 8। इस योजना के तहत हमें 8 बनाने थे, 8 बना दिए। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। इसकी लंबाई कितनी है? 77.6 मीटर आपको देखने को मिलेगी और 10.5 मीटर इसकी आपको चौड़ाई देखने को मिल जाएगी। ठीक है भाई, ये तटीय इलाकों में, है ना, ध्यान रखोगे, निगरानी रखता है जहाज की भी और सबमरीन की भी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ निगरानी ही रखता है, ये जहाज को भी और सबमरीन को भी ध्वस्त कर सकता है ना। तो ये कैसा एंटी सबमरीन तो पहले ही लिखा हुआ है, तो सबमरीन को तो ध्वस्त, ध्यान रखोगे, कर ही देगा ये भी चीज। अनुच्छेद के तहत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पद स्थापित किया गया आर्टिकल 148 के तहत। 148 से 151 के बीच में कैग आपको देखने को मिल जाएगा। कैग का कार्यकाल 6 साल का या फिर 65 वर्ष की उम्र तक गद्दी पर बैठ सकता है वो। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अभी है संजय मूर्ति, जो कब आए हैं? वो आए हैं नवंबर 2024 में। ठीक है, नए नए हमारे कैग आए हैं नवंबर 2024 में। क्लियर हो जाएगा। इसके कर्तव्य और कार्य 149 आर्टिकल में है। आ जाओ नेक्स्ट पर। अक्टूबर 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? NH-44 है। कहां से? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। और कितना है? 4112 किलोमीटर इसकी आपको लंबाई देखने को मिल जाएगी। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है बच्चे, इसमें से भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम वर्ष में पारित किया गया तो 1861 में आया और 1862 में पहला हाईकोर्ट 1 जुलाई 1862 को कलकत्ता का हाईकोर्ट बना था, है ना भाई, ये भी आप ध्यान रखो, कलकत्ता का हाईकोर्ट बना था। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पर। 66वें अंतरराष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 में भारत किस स्थान पर रहा? तो ये जो भारत रहा है वो 7वें स्थान पर रहा है और हमारे पदक 3 + 2 + 1 टोटल आए हैं 6। ये आए हैं गोल्ड, ये है सिल्वर, ये है ब्रॉन्ज। ये ऑस्ट्रेलिया में हुई है प्रतियोगिता। कहां पर हुई है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है 1857 के विद्रोह के भारतीय राष्ट्रवादी इतिहास से संबंधित, है ना भाई, पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये किसकी हो जाएगी? वीडी सावरकर इज द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं किस ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा वजन 25 kg पृथ्वी पर लगभग 50 लाख डॉलर में बिका है? तो ये ध्यान रखोगे, मंगल ग्रह का। तो हमारा राइट आंसर है ये। और पता है कैसा बोला वैज्ञानिक? वैज्ञानिक कहते हैं कि जी एक क्षुद्र ग्रह किससे टकरा गया था? मंगल से। फिर मंगल का टुकड़ा टूटकर 22, समझ गए, 22 करोड़ से भी ज्यादा किलोमीटर की लंबी दूरी तय करके पृथ्वी पर आ गिरा। हमने उसकी रिसर्च की, अब हम बेचना चाहते हैं इसको, कौन लेगा? ठीक है, क्या बात है यार। तुम्हारे भी खेत में कुछ ऐसा मिल जाए उल्टा पुल्टा, कह देना भाई ये हम लाए बृहस्पति से, ले लो। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। बोलता है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में वस्तु एवं, है ना भाई, सेवा कर GST की शुरुआत जरा बताओ हुई है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 101वां संविधान संशोधन 2016 से। और ये क्या था कि 3 अगस्त 2016 को इसे राज्यसभा में मंजूरी मिली, 8 अगस्त 2016 को इसे लोकसभा में मंजूरी मिली, 8 सितंबर 2016 को इसे प्रेसिडेंट से मंजूरी मिल गई, 2017 1 जुलाई को आधी रात को GST को लागू कर दिया गया। GST की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और भारत इसको लागू करने वाला 161वां देश है। सबसे पहला फ्रांस देश था जिसने 1954 में इसको लागू किया था और पूरी दुनिया में लगभग 175 देशों ने इसको लागू किया और बहुत देशों ने इसको बंद भी कर दिया अपने यहां। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। GST को अगर आप देखोगे तो GST में आपको CGST देखने को मिलेगा, यानी कि सेंट्रल GST, आपको SGST आपको देखने को मिलेगा, यानी कि स्टेट GST आपको देखने को मिलेगा, UTGST आपको देखने को मिलेगा और IGST आपको देखने को मिलेगा। ऐसे आप ध्यान रखोगे, ये 4 टाइप है, ये भी आप ध्यान रखोगे। GST की जो स्लेब होती है वो 0, 5, 12, 18, 28 होती हैं। आप यही ध्यान रखोगे
क्लियर है, क्योंकि यही सब रेलवे में भी पूछी गई है, 5 की 5, ये ध्यान रखना, और यूपी पुलिस में भी 5 की 5 ही मानी गई है, और ये 5 ही एसएससी में मानी गई है, तो ध्यान रखना 5 ही, ठीक है। चलो, अगर हम देखें निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ समूह की सबसे छोटी भाषा है। देखो यहां पे ना दक्षिण भारत में भाषाएं चलती हैं, द्रविड़ भाषाएं उनको बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कर्नाटक में कन्नड़ चलती है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु हो गई, है ना भाई, ध्यान रखोगे। ये हमारा तेलंगाना है, यहां पर भी तेलुगु, आंध्र प्रदेश में भी तेलुगु, और मलयालम केरल में, और तमिल तमिलनाडु में। तो ये तकरीबन 70 भाषाओं का एक परिवार है, द्रविड़ परिवार भाषाओं का। इनमें सबसे पुरानी है तमिल, तमिलनाडु की। सबसे नई है मलयालम केरल की, 8वीं शताब्दी के आसपास ये पनपी है, ठीक है भाई, जो केरल की मलयालम है। सबसे बड़ी है तेलुगु, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बोली जाती है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इनमें से? आपसे सबसे छोटी और नई वो है कौन सी, ध्यान रखोगे? मलयालम, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, सबसे छोटी और सबसे नई। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार का भाग नहीं है? इसे मुझे आप होमवर्क